एक सवाल उठता है सबके मन में, योग किसके लिए है? क्या ये वृद्धों के लिए है, जो बीमार है व्यक्ति उसके लिए है? योग करने का सही समय क्या है? हमें सुबह करना चाहिए या शाम करना चाहिए, और कितनी देर तक करना चाहिए? देखिए, हर चीज़ की सीमा होती है। तो आजकल लोगों का, खासकर युवाओं का, जिम की तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है। तो मैम, जिम और योगा में मूलभूत अंतर क्या है? ये दोनों ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन। कौन से ऐसे 5 से 7 प्रमुख योगासन हैं जो हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं? सबके मन में जिज्ञासा होगी, हमें कब ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए, डिनर करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। टाइम क्या होना सुबह चाहिए? अक्सर डाइटिशियन हमें फल और सलाद खाने के लिए कहते हैं, तो मैम कौन से फल और सलाद हमें अपने डेली डाइट में ऐड करने चाहिए, अपने दिनचर्या में? देखिए, पानी पीने का क्या महत्व है? हमें दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए? अच्छा, बॉडी एक समस्या सभी में आम हो गई है, कब्ज या पाचन से जुड़ी समस्या। बिल्कुल। इसकी प्रमुख वजह क्या है, क्यों हो रही है? सबसे बड़ी शेड्यूल काफ़ी टाइट है, वो अपने शरीर के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें कौन से ऐसे योग आसन करने चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए, और वो अपने आहार में क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, आहार में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो योग ठीक कर सकती है, योग ठीक करने का दावा करती है लोगों को? नमस्कार, क्या आपको पता है दुनिया में सर्वाधिक डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ कहाँ हैं? जी हाँ, हमारा अपना देश भारत। और इतना ही नहीं, भारत दुनिया के उन 3 शीर्ष देशों में शामिल है जहां मोटापा यानी ओबेसिटी के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास सुख साधन की कोई कमी नहीं है। लोग कम उम्र में ही, युवावस्था में ही बीमारियों के घेरे में आ रहे हैं। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों पर निर्भरता ये लगातार बढ़ रही है। हम ऐसे देश से आते हैं जहां हमें ऋषि पतंजलि ने योग दिया, आचार्य धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया, लेकिन हम विफल रहे। हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। आज हम उसी योग को समझेंगे, और वो भी आसान भाषा में। इसीलिए आज सरोकार मुलाकात में हमारे साथ हैं योग गुरु संध्या मिश्रा जी, जो कि संध्या प्रभात योग केंद्र की प्रमुख हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। योग क्या है, इसे आसान भाषा में समझाइए। अच्छा, जो महर्षि पतंजलि की बात कही आपने, तो महर्षि पतंजलि ने कहा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग तरह से योग को एक्सप्लेन किया। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का सिद्धांत दिया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इस प्रकार हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है जब हम योग से जुड़ जाते हैं। मैम, एक सवाल उठता है सबके मन में, योग किसके लिए है? क्या ये वृद्धों के लिए है, जो बीमार है व्यक्ति उसके लिए है, किसके लिए है, किस आयु वर्ग के लिए है? योग तो सभी आयु वर्ग के लिए है। पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे, तो जब हम गुरुकुल में जाते थे तभी से योग की पढ़ाई चालू कर दी जाती थी, योग का अभ्यास चालू कर दिया जाता था, क्योंकि योग हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए है। तो योग हर उम्र के लिए ज़रूरी है। अब बहुत बुजुर्ग हैं जो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? किस उम्र से योग करना शुरू कर सकते हैं हम लोग? 10 साल के बच्चों से हम योग कराना शुरू कर सकते हैं। हाँ। योग क्यों करें? योग करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बदलाव दिखता है योग करने के बाद? जी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य प्रमुख है, फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से आप मजबूत होते हैं। जब आप योग में आ जाते हैं, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ आपके मानसिक फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। कैसे काम करता है मैम? योग करने के बाद क्या चेंजेस दिखते हैं? जैसे जब भी आप योग करते हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, आपके ऑर्गन्स प्रॉपर वे में काम करने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, और जब हमारे सारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम करते हैं, बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, तो हम खुश भी रहने लगते हैं योग से जुड़ने के बाद। जी, ये बोला योग करने के बाद क्या सडन चेंजेस दिखते हैं, क्या फ़ायदा दिखता है? ऐसा कोई परिणाम आप शेयर करना चाहेंगे, ऐसी कोई स्टोरी? योग स्टूडेंट के तो बहुत गजब के रिजल्ट्स हैं। जी। एक छोटी बच्ची आती थी जिसको मतलब पैर शून्य हो गए थे उसके। उसका लेफ्ट पैर पूरी तरह से शून्य था, काम नहीं कर रहा था। उसमें चाहे गर्म पानी डालें या ठंडा पानी डालें या चींटी काट दे, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, उसमें सेंस ही नहीं था। उसके पेरेंट्स लेके आए, कहीं से उनको पता चला किसी के थ्रू, और बहुत दुखी थे। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम पूरा प्रयास करेंगे, शायद ठीक हो जाए। फिर उसके बाद हमने उस पर काम करना चालू किया, हम दोनों ने, सर और हमने, और विदिन हफ्ते उसको आराम मिला, उसको सेंस वापस लौटे और वो काम करने लगी, उसकी उंगलियां मुड़ने लगी
और चूँकि बच्ची थी और उसका स्कूल और एग्ज़ाम था तो वो 1 महीने के बाद नहीं आई, पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे। इसके पहले वो बनारस, जबलपुर, नागपुर दिखा चुके थे। योग करने का सही समय क्या है? हमें सुबह करना चाहिए या शाम करना चाहिए, और कितनी देर तक करना चाहिए? हर चीज़ की सीमा होती है, तो 45 से 50 मिनट योग बहुत है, क्योंकि हमारे शारीरिक और श्वास प्रश्वास और मानसिक सभी के लिए इनफ टाइम है। 1 घंटा आप कर लिए। सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। सुबह आप उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर ले, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। इस टाइम पे हमारे वातावरण में माहौल बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है, तो उस समय कर ले तो बहुत ही बेहतर है। और यदि नहीं कर पाते हैं तो हम शाम को भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं कि शाम को करने में कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, बस खाना खाने के 3 घंटे बाद आप करें जो भी करना है। ठीक। लोगों के बीच में सवाल है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना करना चाहिए, कम से कम कितनी देर तक और अधिकतम कितनी देर तक? 30 से 40 मिनट आप कर सकते हैं, कम से कम। आप अपने ध्यान को टाइम दे सकते हैं, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे 1.5 घंटे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। योग आसन करने के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। अच्छा, खाना तो कुछ नहीं खाना है जब तक हम योग शुरू करते हैं सुबह सुबह, और कपड़े हमारे बिल्कुल हल्के फुल्के लाइट कलर के होने चाहिए, बहुत डार्क या चमकीले नहीं होने चाहिए, चुभने वाले नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट हो, मखमली कपड़े हों तो बहुत अच्छा है, जो हमारे शरीर को आराम दे, कंफर्ट में रहे। कंफर्ट वेयर। और साथ ही मैट हमारा अच्छा साफ़ सुथरा हो, स्वच्छ जगह हो जहाँ अच्छा वातावरण हो, ऐसी जगहों पे हम करें। योगा करने के पहले हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, जब सुबह हम योगा करते हैं तो उस समय हमें कुछ नहीं खाना है सुबह के टाइम पे। कुछ डिटॉक्स ड्रिंक पी सकते हैं, जैसे ज़ीरा वाटर या लेमन वाटर, या नॉर्मल पानी पी लीजिए, बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल प्लेन पानी। और शाम के खाने में तो स्वाभाविक है कि दोपहर का खाना खाएगा व्यक्ति, तो शाम को खा सकते हैं, पर योग करने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। ठीक। आजकल लोगों का, खासकर युवाओं का, जिम की तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है, तो मैम जिम और योगा में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, दोनों ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हैं, जिम भी और योग भी। हाँ, जिम आपको बाहरी रूप से मजबूत करेगा, दिखाने के लिए आपकी बाहरी सुंदरता को बनाएगा, और योग आपकी बाहरी और आंतरिक दोनों सुंदरता बनाएगा, दोनों तरफ से मजबूत करेगा। आप आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, और शारीरिक रूप से तो होते ही हैं, जो कि जिम में सिर्फ आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, शारीरिक सुडौल बॉडी और ये सब बना लेते हैं, मसल्स बना लेंगे, बॉडी बिल्डर्स बनेंगे। और जिम के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट की या उपकरणों की ज़रूरत होती है, जो कि योग में इनकी ज़रूरत नहीं है। योग में आपका शरीर ही आपके लिए अच्छा उपकरण है। ठीक। योग में श्वास यानी सांस का बड़ा महत्व है जी, इसके बारे में बताइए। श्वास मतलब जब हम श्वास और प्रश्वास की गति को पकड़ के रखते हैं, मेंटेन करते हैं कि हमारे हिसाब से श्वास चलेगी या रुकेगी या बंद होगी, तो हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा लेते हैं, और इससे हमारा मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है कि आप श्वास प्रश्वास पे करें। यानी कौन से ऐसे 5 से 7 प्रमुख योगासन हैं जो हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मैं चाहूँगी कि जो सुन रहे हैं वो सभी लोग करें इन 5 आसनों को। सबसे पहला तो वज्रासन। आप खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन में बैठें 5 से 10 मिनट, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और खाना पचता है, सड़ता नहीं है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और कौन कौन से आसन हैं? हाँ, वज्रासन है, नौकासन कर सकते हैं हम, ओष्ट्रासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो ध्रुवासन या वृक्षासन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो कंप्लीट बॉडी के लिए हैं। इनका बेनिफिट क्या है? बहुत सारा, जैसे नौकासन आपके पाचन तंत्र पे काम करेगा। हाँ। ओष्ट्रासन है, आपके पेट की मसल्स को टाइट और आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा। वृक्षासन आपके पैरों की मजबूती के लिए है। वज्रासन जो है तो आपके जो पैरों में काफ मसल में ब्लड इकट्ठा होता है, उसको आपके पेट की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। इससे आपका पाचन मजबूत होता है, पाचन तंत्र। अक्सर चर्चा होती है प्राणायाम की, खासकर बाबा रामदेव हमेशा ही प्राणायाम को चर्चा करते हैं और उसको लेकर प्रोत्साहित करते हैं कि सभी को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए मैम। प्राणों का आयाम,
अर्थात श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद, हम श्वास प्रश्वास की गति को रोक लेते हैं या बढ़ा लेते हैं, वही प्राणायाम है। महर्षि पतंजल ने यही बताया कि मतलब श्वास प्रश्वास को रोक के रखना ही प्राणायाम है। और उन्होंने 3 शब्दों में ही प्राणायाम को बताया कि पूरक, कुंभक, रेचक, अर्थात श्वास भरना, श्वास रोकना और श्वास छोड़ना। इसी तरह से उन्होंने प्राणायाम का वर्णन किया। अब इसमें कुंभक में भी उन्होंने 2 तरह से बताया कि अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। एक तो हम श्वास को बाहर रोक देते हैं और एक श्वास को अंदर अपने फेफड़ों पे रोक के रखते हैं। तो उन्होंने प्राणायाम, और जब हम श्वास प्रश्वास को रोक के रखते हैं तो हमारी मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता दोनों बढ़ती है, अर्थात प्राण ऊर्जा को हम बढ़ा लेते हैं अपनी। इसको करने का क्या फ़ायदा रहता है प्राणायाम? प्राण ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है, प्राणिक क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा जी। कौन से ऐसे प्रमुख प्राणायाम हैं जो हर किसी को करने चाहिए? सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। तो ये हर व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि ये 72,000 नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। तो बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग इसे कर सकते हैं। इसको करने में कोई मेहनत नहीं है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी कर सकते हैं। फिर आप भस्त्रिका, भ्रामरी ये भी कर सकते हैं, उद्गीत, उज्जाई भी कर सकते हैं। जी। कितनी देर तक अभ्यास करना चाहिए इसका? 35 से 40 मिनट बहुत है। आप अच्छे से अभ्यास करिए, इतना बहुत है आपके लिए। जी। कई बार लोग स्वयं करते हैं, टीवी में देखकर करते हैं, वीडियोस के माध्यम से, अगर किसी ने बताया तो उसके माध्यम से। तो अगर हम इस तरह करते हैं, अज्ञानता में करते हैं और वो गलत कर दिया हमने, उसका दुष्प्रभाव भी होता है? हाँ, अगर जैसे हम योगासन का अभ्यास करते हैं और टीवी में देख के ज़बरदस्ती कर दिए तो कोई नस खिंच जाएगी, तो स्वाभाविक है कि नस खिंचेगी तो हमें दर्द होगा, या कई बार ज़्यादा नस खिंच जाएगी तो हमें हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसलिए किसी गुरु के संरक्षण में करें, टीवी या यूट्यूब में देख के ना करें। जी। लोगों में बड़ी आम समस्या है कंसिस्टेंसी, नियमित नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में बताइए कि कैसे हम अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हैं योग के प्रति? देखिए, जब हम सेंटर में जाते हैं ना, किसी भी योग सेंटर में, तो वहाँ और लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सामने वाले को कि अरे ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उसमें गुरु का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो उसकी जिज्ञासा को बनाए रखे अगले दिन के लिए। तो बंदा सुबह जल्दी उठेगा और उस जिज्ञासा के लिए दौड़ के आएगा योग क्लास। और जो बाकी लोग हैं, एक कम्युनिटी है, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप अकेले नहीं कर सकते तो कम्युनिटी के साथ कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप अपने बारे में बताइए, आप योग से कैसे जुड़ी, कौन सी प्रेरणा मिली, इस सफ़र के बारे में बताइए। मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। वो आर्मी में थे, फिज़िकल ट्रेनर थे, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि आप भी इस तरह से काम करें जिससे हम समाज की मदद कर सकें। समाज में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और सबसे बड़ा उद्देश्य था हमारा ओल्ड एज जो लोग हैं, वृद्ध लोगों के लिए। और हम दोनों ने यही सोच के योग सेंटर खोला था कि हमारे यहाँ 50+ लोग आएंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं या बच्चे साथ में नहीं रह रहे हैं, वो अकेले रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड हो जाती है, तो उनके लिए हमने योग संस्थान खोला था। तो ऐसे इतने बुजुर्ग तो कम ही लोग आए, पर हर आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं और सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैम, आपने योग से जुड़ी शिक्षा भी प्राप्त की है, उसके बारे में बताइए विस्तार से। हाँ, मैंने 2015 में पहले DY-ED किया था, डिप्लोमा इन योग एजुकेशन। फिर उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री भी की, MA इन योग। और फिर कुछ बहुत सारे छोटे छोटे ध्यान और मेडिटेशन के सेशन अटेंड किए, जैसे धर्मशाला से मैंने मेडिटेशन का सेशन अटेंड किया, कुछ आर्मी से छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी। और फिर उसके बाद मैंने अपना सेंटर डाला, पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए योगा ट्रेनर काम भी किया मैंने 1 साल तक। जी। योग से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कोई ऐसा प्रमुख परिवर्तन आपने देखा होगा? बहुत सारा परिवर्तन आया। पहले सर होते नहीं थे साथ में, मैं अकेली रहती थी, तो मेरा खाने पीने का बहुत बेकार था। मतलब कभी सुबह खा लिया तो शाम को नहीं खाया, शाम को खाया तो सुबह नहीं खाया, और क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था। जब से योग में जुड़े तो हमारा आहारचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या सही हो गया, और उसकी वजह से हमारी बहुत सारी दिक्कतें भी सॉल्व हुई। बच्चे हेल्दी न्यूट्रिशंस खाने लगे। मैम, अब आहार की बात करते हैं। खान पान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हाँ।
ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमें किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसकी कितनी भूमिका होती है? बहुत बड़ी भूमिका खान पान की सबसे बड़ी, हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे जो बड़ा वो है तो वो हमारा खान पान ही है। सुना है बुजुर्गों के मुंह से कि जैसा है अन्न वैसा होगा मन। तो जब हम अच्छा सात्विक प्राणिक भोजन करते हैं तो हम उसी तरह से ऊर्जावान होते हैं। तो इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए आहारचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या का। जब हम उसके हिसाब से खाना पीना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हम बीमार नहीं होते। उनको हमें ये ध्यान रखना है कि कब किसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारी बॉडी में हैं, तो हम उसके हिसाब से खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होगा, ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, फैट और गैस में नहीं कन्वर्ट होगा। आपके मन में जिज्ञासा होगी हमें कब ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए, डिनर करना चाहिए, इसके बारे में बताइए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए? सुबह उठे हम तो उठने के बाद अपना योग अभ्यास या जो बेसिक दिनचर्या का पालन करने के बाद 2 घंटे तक हमें खाना खा लेना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट जिसे बोल रहे हैं या नाश्ता। तो 2 घंटे, उठने के 2 घंटे के बाद हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए आगे चलने के लिए। नहीं तो हम लेथार्जिक होते रहते हैं और हमारी जो ऑर्गन्स हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा लेने लगते हैं। तो 2 घंटे के अंदर आप कुछ अच्छे न्यूट्रिशंस डालें उसके अंदर। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या डालें? हाँ, तो सबसे पहला तो हमें फाइबर और प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। ये दोनों, जो फाइबर है हमारे सेल्स को एक्टिव रखता है और सेल्स जनरेट करने में हेल्प करता है, और फाइबर हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखता है। ठीक है मैम, फाइबर और प्रोटीन क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं? दोनों खाना चाहिए, दोनों जरूरी तो हैं। दोनों में कौन सा आहार, जैसे प्रोटीन किस में मिलेगा हमें और फाइबर किस में मिलेगा ब्रेकफास्ट में? जी, जैसे जितने भी हम प्राणिक भोजन करते हैं, प्राणिक मतलब जिसको हम जमीन पे डाले और उग गया, वो सारा प्रोटीन स्रोत है। ठीक है, मतलब जैसे हम स्प्राउट ले रहे हैं या सीड्स ले रहे हैं, अंकुरित उनको अनाज। अंकुरित हम जमीन पे डालते हैं और वो उग जाता है, इट मीन्स वो प्राणिक है। तो जब हम उसको लेंगे तो वो हमारे अंदर भी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगा। जी, ये हुआ हमारा प्रोटीन का स्रोत। और फाइबर के लिए हम सैलेड ले सकते हैं, खीरा, गाजर, मूली, टमाटर जो भी है ये ले सकते हैं। जी, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो थोड़ा और कुछ दलिया वगैरह भी ले सकते हैं। किसी का, सबकी क्षमता अलग अलग होती है खाने की। जी। लंच में मैम? लंच में आप जो भी भोजन करते हैं अच्छे से करिए, दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, नियम जो है कि सुबह जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया तो उसके साथ आपको कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। पानी नहीं पीना है खाना खाने के तुरंत बाद, तो आप लिक्विड फॉर्म में कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। कोई स्पेशल नहीं, जो उस मौसम में सस्ता है या मौसमी फल है उसका। दोपहर के खाने में आपने पूरा खाना फिनिश किया, लास्ट में पानी की जगह आप दही, मट्ठा या ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। रात में? रात का हल्का से हल्का खाएं। जैसे आजकल सब लोग यही बात करते हैं कि सुबह का भोजन जो है तो राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का राजकुमार की तरह, और रात का भोजन भिखारी की तरह होना चाहिए। तो भिखारी की तरह का मतलब कि न्यूट्रिशंस वैल्यू तो हो पर थोड़ा कम हो। जी। आइडल टाइम क्या होगा डिनर करने का मैम? डिनर वैसे वो सूर्य डूबने के बाद नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे सूर्य के हिसाब से हमारा शरीर चलता है, तो सुबह हमारा जब सूर्य उगता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म, जठराग्नि तीव्र होना चालू होती हैं, तो धीरे धीरे बढ़ती गई। और एक टाइम आता है जैसे 1:30 से 2 के बीच में, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है हमारी जठराग्नि, और फिर धीरे धीरे मंद होने लगती है जैसे जैसे सूर्य नीचे की तरफ जाता है। तो जब हम रात का भोजन करते हैं तो वो सड़ता है, फैट और गैस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब जब हम लेट नाइट भोजन करते हैं तो आप कभी भी प्रैक्टिकल करिएगा कि सुबह आप बहुत लेथार्जिक रहेंगे, वो फैट और गैस में कन्वर्ट होगा, तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। पर वही भोजन यदि हमने सुबह या दोपहर किया तो वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रयास करें कि सूर्य डूबने के पहले कर लें। अब बहुत सारे वर्किंग लोग हैं तो खाना तो खाएंगे, तब वो खा सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का ऑप्शन देखें कि ये खा सकते हैं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, बहुत ग्रेवी मसाला और इस तरह की चीज़ें ना खाएँ। जी। अक्सर डाइटिशियन हमें फल और सलाद खाने के लिए कहते हैं, तो मैम कौन से फल और सलाद हमें अपने डेली डाइट में ऐड करने चाहिए अपने दिनचर्या में? देखिए, फल सभी अच्छे हैं। फल, यदि फल का कोई नाम लेता है तो कोई भी फल खराब नहीं है, किसी को खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, कुछ लोगों को जैसे वजन कम करना है तो उन्हें ये ध्यान देना है कि ग्लाइसेमिक कम हो, जिन फलों का जीआई लेवल कम हो वो खाएं। जैसे मैंगो का जीआई बहुत ज़्यादा है तो मैंगो ना खाएं, चीकू का जीआई बहुत ज़्यादा है तो चीकू ना खाएं, या शुगर पेशेंट है तो उन लोगों के लिए भी यही रूल फॉलो होता है कि हाई ग्लाइसेमिक फूड नहीं खाना है। ग्लाइसेमिक फूड क्या, इसका क्या होता है अगर हम इसे खाते हैं तो? हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, वजन बढ़ता है उससे। वजन बढ़ता है। हाँ, मीठे फल, इट मीन्स। जी। तो
आइडल क्या हो सकता है, हम किसको अपनी 12 महीना खा सकते हैं? 12 महीने खा सकते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप गाजर खाइए, एप्पल खाइए, खीरा खाइए। हाँ। ये चीज़ें हमेशा और सबके लिए अच्छी होती है। कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि एप्पल सूट नहीं कर रहा है तो वो ना खाएं। पपीता खा सकते हैं आप, जी पाइनएप्पल खा सकते हैं, पाइनएप्पल सभी लोग खा सकते हैं। जी। एक अक्सर लिमिट में हर हाँ, चीज़ सबके लिए बेहतर है। देखिए सर, हम जब शादी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो हम वहाँ रात में भी सैलेड लेते हैं, तो क्या हम रात में सैलेड खा सकते हैं? सेफ़ है ये? जैसे हमने तो जो आयुर्वेदा में पढ़ा है, आजकल के डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि खाओ आप, डाइटिशियंस भी कई लोग बोलते हैं कि खाइए, पर हमने जो पढ़ा है कि रात में सैलेड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बॉडी में नहीं होते हैं, फ्रूट या सैलेड को डाइजेस्ट करने वाले। तो उस समय जब हम खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। हमने खा तो लिया पर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं। जैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे सुबह हम जूस या फल खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सुबह होते हैं। दोपहर में हम सब कुछ खा सकते हैं। रात को दूध डाइजेस्ट होता है। सुबह दूध नहीं लेना चाहिए, मॉर्निंग में दूध नहीं पीना चाहिए। रात में आप दूध पिएंगे तो दूध अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू आपको मिलेगी। अगर हम सुबह दूध पीते हैं तो? हाँ, वो डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि सुबह दूध को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारी बॉडी में होते ही नहीं हैं। ओह, तो अगर जो जिसने सुबह पी लिया तो उसके साथ फिर क्या होगा पूरे दिन? पेट भरा भरा रहेगा या फ्लश आउट हो जाएगा या गैस वैस में कन्वर्ट होगा, मतलब गैस बनेगी तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ओके, एग्जैक्टली। बस मतलब जो आयुर्वेदा में कहा गया है कि जो दूध पीते बच्चे हैं वो बच्चे पी सकते हैं दूध। आपने अपना योग केंद्र बनाया, ये कब और कैसे बना, उसके पीछे क्या सोच थी, कैसे हुई, इस पूरी यात्रा के बारे में बताइए मैम। पहले तो हम लोग बस समाज सेवा करते, पार्क में जाके सिखाते थे, किसी के घर में भी सिखा देते थे, किसी सामाजिक संस्था में जैसे किसी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज, ऐसे समाजों में जाके भी सिखाते थे जो ग्रुप बने हुए थे। पर वहाँ मेरा रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो था। कभी आज कोई आया फिर 3 दिन बाद नहीं आया। तो वहाँ किसी व्यक्ति ने मुझे सजेस्ट किया कि आपका इतना अच्छा है सिखाने का तरीका, तो आप अपना सेंटर डालिए। जब सामने वाला कुछ उसका अनुदान करेगा तो फिर उसका आने का मन करेगा। सरल शब्दों में उन्होंने कहा, जहाँ धन वहाँ मन। तो जब लोग मुझे कुछ फीस देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वो फिर पूरे महीने भर कंटिन्यू रहते हैं और उससे मेरे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने लगे। शुरू का पहला ही रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा था। 2021 में जब मैंने सेंटर ओपन किया तो एक ही बच्ची थी मेरे पास PCOD की पेशेंट, और वो कंटिन्यू 1 महीने की, और उसका 15 साल का PCOD क्योर हुआ। इस आयु वर्ग के लोग आते हैं आपके योग केंद्र में? अभी तो मेरे योग केंद्र में सभी आयु वर्ग के आते हैं। बुजुर्ग भी हैं, 50 प्लस भी हैं, 20 प्लस भी हैं और बच्चे भी हैं, 15 साल 16 साल के भी बच्चे हैं। जी, किस तरह के योग अभ्यास करवाती हैं, क्या कुछ होता है यहाँ? योगासन का अभ्यास कराते हैं, प्राणायाम, बंध मुद्राओं का अभ्यास कराते हैं। फिर कभी कभी हफ्ते में हम थोड़ा इंटरटेन के लिए कुछ गेम भी करा देते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी कराती हूँ। जरूर योग के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी कराती हूँ, कुछ ऐसे इक्विपमेंट के साथ एक्सरसाइज करा दिया जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो पूरे 7 दिन योग अभ्यास तो करते ही हैं। किसी किसी दिन ऐसा हमारा होता है कि जैसे फन फ्राइडे, तो फ्राइडे को कुछ फन हो जाएगा तो उस दिन फ्राइडे के फन से मंडे को वो बंदा रिचार्ज रहेगा कि अरे एनर्जिक रहेगा कि अगले दिन मुझे जाना है। जी, आगे बढ़ते मैम। हाँ, पानी पीने का क्या महत्व है? हमें दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए? अच्छा, बॉडी की एक नीड होती है तो जब भी प्यास लगे तब भी पी लें। ऐसा कोई किसी उसमें नहीं बांध रही हूँ मैं कि कितना पीना चाहिए। पर हाँ, जैसे जो WHO की गाइडलाइन है या जो न्यूट्रिशंस आजकल करते हैं तो वहाँ पे कहें कि हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। पर अब कोई यदि 100 किलो का है तो 5 लीटर तो नहीं पिएगा, तो फिर उसको भी एक आइडियल मेज़रमेंट में रखा गया कि आप 3 से 3.5 लीटर कंज्यूम करिए। हाँ, पानी आपको 4-5 बजे से पहले ये कंज्यूम कर लेना है। लेट नाइट यदि आप पानी पीते हैं ना, वो भी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। वाटर रिटेंशन इट मीन्स आपकी बॉडी फूलने लगेगी, बल्कि बल्कि से दिखेंगे, हाँ, हाथ पैर में झुंझुनाहट होने लगेगी। तो प्रयास करें कि रात में पानी कम पिएं, दिन में ज़्यादा पिएं। सुबह उठते से लेके शाम को 5 बजे तक आप फिनिश कर लें 3 लीटर। एक आपका आधा लीटर बचता है तो रात के लिए रखें, कभी इमरजेंसी ज़रूरत हो तो पिए, नहीं तो रात को प्रयास करें कि ना पिएं। ठीक। मैम, क्या खड़े होकर पानी पीने का दुष्प्रभाव होता है? हाँ, कहते हैं घुटने में दर्द होता है तो नहीं पीना चाहिए, तो नहीं पीना चाहिए।
हाँ, ऐसा होता है। कई लोगों का मैंने आयुर्वेदा या योगा में पढ़ा है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जी। ठंडा या गर्म, कौन सा पानी श्रेष्ठ है? ना ठंडा ना गर्म, आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी पीजिए। जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर है, गुनगुना पानी पीजिए नॉर्मल, या नॉर्मल जो पानी होता है घरों में वो पीजिए। मटके का पानी पी लीजिए, बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट भी अच्छा है और ठंडा भी रहता है। जी। एक समस्या सभी में आम हो गई है, कब्ज या पाचन से जुड़ी समस्या। बिल्कुल। इसकी प्रमुख वजह क्या है मैम, क्यों हो रही है ये? सबसे बड़ी वजह जो है कि हम ग्लूटेन ज़्यादा खा रहे हैं। ग्लूटेन। आजकल के बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबको मतलब सबकी जीभ को टेस्ट लगा हुआ है ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन मैदा, चिपचिपा पदार्थ जो हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है। फाइबर की मात्रा कम होती है हमारे खाने में, ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है। आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, ये चीज़ें ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, या ट्रांस फैट मतलब कि तली हुई चीज़ें। तो इन चीज़ों को खाने से हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, सिक्रेशन कम हो जाता है, और जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, और कब्ज और इस तरह से दिक्कतें होती हैं। जी। पेट और कॉन्स्टिपेशन होगा, पायल्स होगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। सबसे प्रमुख कारण ग्लूटेन का ज़्यादा इंटेक। जी। तो ये कब्ज और पाचन से जुड़ी समस्या, इसको कैसे संतुलित कर सकते हैं? क्या उपचार है, क्या इलाज है इसका? सबसे पहले तो आप अपने खाने में सुधार करेंगे, जो भी सुन रहे हैं वो भी खाने में करने के बाद, जैसे आपने फाइबर, प्रोटीन, इन चीज़ों का इंटेक करना चालू कर दिया, टाइम से खाना चालू किया, सुबह, दोपहर, शाम का। सुबह और दोपहर के खाने में आपने सैलेड इंक्लूड किया, और फिर धीरे धीरे आपने ग्लूटेन को कम किया, और आपको 21 दिन में ही रिजल्ट आने लगेंगे। 21 दिन में ही आपका पेट सही हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा। सबसे बड़ा है आपका खाना। पेट से जुड़ी ही एक सबसे बड़ी आम समस्या हो गई है, सबका पेट निकल रहा है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख वजह आ रही है, जो डेस्क जॉब करते हैं, जो बैठ के जिनका काम रहता है, और जो घर पे पड़े रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, उनका भी पेट निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिनचर्या में क्या ऐसे बदलाव हो रहे हैं, खान पान में, इसके क्या प्रमुख वजह है? खान पान का तो बदलाव है ही नहीं, कि प्योर कुछ है नहीं, ऑर्गेनिक कुछ है नहीं, और खाना है ही, और फिर खाने के बाद हम 8-8, 10-10 घंटे सिटिंग जॉब करते हैं, चेयर पे ही बैठे रहे, तो स्वाभाविक है कि पेट बाहर निकलेगा। कोई मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम सुबह से ही लेट नाइट तक काम किए, सुबह देर से उठे और फिर ऑफिस चले गए, फिर वहाँ पूरा दिन बैठे हैं, और खाने में भी अनहेल्दी हो रहा है, तो पेट तो निकलेगा। उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खाना आपको संतुलित करना पड़ेगा, भोजन संतुलित करना पड़ेगा, क्या, कब, कहाँ, कैसे खाना, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। तो वो कैसे कम कर सकते हैं जिनका पेट निकल रहा है और जिनका एक शेड्यूल काफ़ी टाइट है, वो अपने शरीर के प्रति कम थोड़ा सजग हैं या कम समय दे पा रहे हैं, वो कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा अपनी लाइफ को एक्टिव करने के लिए। दिनचर्या परिवर्तन से वो सब नॉर्मल हो जाता है। आप 21 से 90 दिन तक यदि अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करते हैं, सही से मेंटेन करते हैं, तो 21 से 90 दिन में आपके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। आप एक्टिव होंगे, ऊर्जावान होंगे, और आपका पेट भी नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जैसे जो बाहर निकल रहा है तो नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान देना है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, और कब भूख लगी है तभी खाएं। कई बार ऑफिस में होता क्या है कि हम ऑफिस में जब ग्रुप में काम करते हैं, तो किसी का बर्थडे है, आज कुछ समोसे आ गए, मिठाइयाँ आ गई, सामने आपके प्लेट आई, तो आपने उठा लिया, भूख नहीं लगी है आपको, पर आपने सामने वाले के लिए संकोच किया कि उसको बुरा ना लगे, उठा के डाल लिया मुँह में। हमारा पेट डस्टबिन थोड़ी है, हमें सोच के डालना है कि क्या डालें। देखिए, बहुत बेसिक सा लॉजिक है कि हम 8 से 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, कार, और जब फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे, तो हम उसको 10 बार पूछते हैं कि अच्छा पेट्रोल है कि नहीं है, पेट्रोल ही है, डीजल तो नहीं है। और हम अपने अंदर जो अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है, ना इसका रिप्लेसमेंट है, तो इसमें हम कुछ भी डाल देते हैं। तो पहले हमें इसके लिए सोचना है, मतलब ये हमारा शरीर है जहाँ हमें अंत तक रहना है, और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, ना इसके कोई पार्ट्स मिलेंगे। तो हमें इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ना, कि इसके अंदर क्या डालना है। मैम, जिनका शेड्यूल काफ़ी टाइट है, वो अपने शरीर के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें कौन से ऐसे योग आसन करने चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए, और वो अपने आहार में क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, आहार में तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइबर, प्रोटीन, न्यूट्रिशंस वैल्यू से भरपूर खाना खाएं, अनहेल्दी ना खाएं, अधिकता में कार्ब्स ना खाएं, अधिकता में मीठा ना खाएं, और आजकल जो चाय का एडिक्शन हो रहा है, कैफीन की लिमिट बनाएं। मैं ये नहीं कहती पूरी तरह से बंद कर दे, जो पी रहे हैं तो उनको एक ही बार में बंद नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कम करें। कैफीन है, निकोटीन है, ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे कम करें।
तो धीरे धीरे आपकी दिनचर्या मेंटेन होने लगेगी। आजकल एक समस्या काफ़ी आम हो गई है, खासकर युवाओं में, तनावग्रस्त, डिप्रेशन में जा रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं। क्या प्रमुख वजह है इसकी मैम? सारा दिन काम का बोझ, सारा दिन काम करते रहते हैं तो आराम करने का मन ही नहीं मिलता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मन नहीं मिलता, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। एक बंद कमरे में काम करते करते बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, इसलिए डिप्रेशन और तनाव होता है। तो जब हम बाहर थोड़ा निकलते हैं खुली हवा में, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। और जब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो तनाव और डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक ही दिन में नहीं, पर धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जिनको डिप्रेशन है या तनावग्रस्त है, उन्हें अपने डेली रूटीन में क्या बदलाव करने चाहिए? भोजन तो प्रमुख है, पहले भोजन को बदलाव करें, टाइम से भोजन करें। पता है जो डिप्रेस या तनाव में ग्रस्त होते हैं ना, तो ये तो ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं या खाते ही नहीं हैं। हाँ। ये बहुत कॉमन समस्या है कि कुछ लोगों को ऐसा डिप्रेशन होगा कि कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, मतलब चाय का कप एक आया ख़त्म हुआ, दूसरा आया ख़त्म हुआ, हाँ। ऐसा। या तो कुछ खाते ही नहीं है, कुछ एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, तंबाकू या ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं। तो पहले तो उनको धीरे धीरे करके लाइन पे लाएं कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, इसको कम करो। वो हमारे फैमिली मेम्बर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे उसे कन्विंस करें कि थोड़ा थोड़ा खिलाएं उसको, टाइम से थोड़ा थोड़ा दें। जब हम टाइम से तीनों टाइम का भोजन करेंगे और प्रॉपर नींद लेंगे, नींद पूरी ना होने की वजह से भी डिप्रेशन होता है। तो जब हम 8 घंटे की नींद लेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन और ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो योग ठीक कर सकती है, योग ठीक करने का दावा करती है? लोगों को डॉक्टरों के चक्कर न लगाने पड़े। देखिए अभी का जो युग है ना, मेडिकल मतलब एलोपैथ और मेडिकल का युग, हाँ। तो इसके बिना तो कोई अछूता नहीं है, सबको ही जाना पड़ रहा है। पर हाँ, अब जब आप योग अभ्यास करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं, है ना, आपके ग्लैंड्स एक्टिव रहती हैं, तो आप बीमार होंगे ही नहीं, तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। किसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता तो है ही, साथ ही आप पहले से ही तैयार रहें ना, प्रिपेयर रहें कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। तो इसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। आप पहले से ही शुरू कर दें, डॉक्टर के बोलने से नहीं। कई बार मैं पार्क में देखती हूँ कि बहुत घुटने में दर्द है, महिलाएं चल रही हैं, बड़ा दया लगती है देख के उनको। हाँ। कि कैसे चल रही, डॉक्टर ने बोला है इसलिए चल रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर ने बोला है इसलिए चल रहे हैं। आप डॉक्टर के बोलने से पहले ही चलना चालू कर दो ना, पहले ही योग अभ्यास चालू कर दो, पहले ही एक्सरसाइज चालू कर दो, तो डॉक्टर को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आप दौड़ो या चलो या योग करो। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मेरे सेंटर में कहना चाहिए कि 60% लोग वो हैं जिनको डॉक्टर ने बोला है। तो ये सुन के बड़ा दुख होता है। क्या बोला डॉक्टर ने? कि आप योग अभ्यास करिए, डॉक्टर ने बोला है योग अभ्यास करिए। कुछ कैंसर पेशेंट है, कुछ मानसिक रोगी हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरह के हैं, कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर के भी केसेस हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। तो क्या डॉक्टर ने बोला है कि आप योगा करिए इसलिए आ रहे हैं। तो बड़ा मतलब दयनीय स्थिति लगती है कि डॉक्टर के बोलने से आ रहे हो, आप अपने लिए अवेयर हो ना, अपने लिए करो ना। आप पूरे 24 घंटे दूसरे के लिए कर रहे हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। महिला पूरे घर के लोगों को देख रही है, पुरुष भी पूरे घर के लोगों को देख रहा है। तो जब आप पूरे 24 घंटे दूसरों को दे रहे हो, तो उसमें से 1 घंटे चुरा लो ना अपने लिए, 1 घंटे अपने लिए करो। और जब आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, तो दूसरे को प्यार करने लायक बचोगे। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आप बीमार हो जाओगे, तो फिर कौन देखेगा जिनको आप देख रहे हो। जी, जैसे आपने बताया कि तमाम कैंसर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट, PCOD पेशेंट आए आपके पास, जो आपके योग अभ्यास करने योग केंद्र में आ रहे हैं। ऐसे कौन से और सफल परिणाम हैं, आपने तो देखा ही होगा, उसके बारे में बताइए मैम। बहुत सारे। अब थायराइड के पेशेंट थे, थायराइड नॉर्मल, डॉक्टर ने दवाइयाँ बंद कर दी कि आपका थायराइड नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल है, जो इंसुलिन लेते थे उनका शुगर नॉर्मल है। L5 L4 की दिक्कत, साइटिका की, सबसे गजब का रिजल्ट मैं एक घर में जाती थी, एक महिला के यहाँ, उनको वेरिकोज वेन्स था और डॉक्टर ने बोला कि आपका अब ऑपरेशन ही होगा, इसका कोई इलाज होता नहीं है एक्चुअल में। जैसे सर्वाइकल हो गया या थायराइड, इन चीज़ों का इलाज नहीं है, सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं, सिर्फ पेन किलर दिया जाता है। सर्वाइकल आपका एक्सरसाइज से ही ठीक होगा। सर्वाइकल के बहुत सारे पेशेंट अच्छे से ठीक होके गए। और वेरिकोज वेन्स का तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। वो महिला चल नहीं पाती थी, पैरों में बहुत उभरी नसें दिखती थी और 1 महीने मैंने किया, 1 महीने में उनको 60% आराम, दूसरे महीने में वो पूरी तरह से ठीक। जी, महिलाओं की बात करते हैं, गृहस्थ जीवन में रहती हैं वो, उनकी दिनचर्या काफ़ी बधी हुई रहती है, घर के कामों में उलझी रहती हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगी? वो कैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह सकती हैं? कौन से ऐसे योग अभ्यास वो घर पे रह के कर सकती हैं?
देखिए, घर पे रह के थोड़ा भी टाइम मिलता है तो कुछ आप बिस्तर पे भी बैठ के या ज़मीन पे बैठ के कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए आप, कुछ चलने फिरने की, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे आपकी पूरी बॉडी का खिंचाव अच्छे से हो जाए, तो उतने में ही स्वस्थ रह जाएंगे। वैसे तो पूरा दिन वो काम करती ही हैं, पर थोड़ा सा अपने लिए जीना सीखें तो बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी उनकी। जी, एक आधा कोई योगासन आप बता दें, क्या क्या कर सकती हैं वो? जैसे पूरा दिन महिलाएं ना, मैंने ये देखा कि गांव हो या शहर, आजकल महिलाएं सारा दिन खड़े खड़े काम करती हैं। हाँ, तो उन लोगों की एड़ियों में बहुत दर्द, ये मैंने बहुत मतलब केसेस देखे, कहना चाहिए कि महिलाओं में मैंने 80% ये केस देखे कि उनकी एड़ियों में दर्द चालू हो जाता है, एड़ियाँ दर्द कर रही हैं। तो जो वर्किंग वूमेन है, टीचिंग करती हैं, तो वो भी सारा दिन खड़ी रही हैं स्कूल में, फिर घर में आई तो कुकिंग की खड़े खड़े, तो एड़ियों में दर्द चालू हो जाता है। तो कुछ जैसे ताड़ासन में वॉक करना, ताड़ासन में वॉक कर सकती हैं 5 से 10 मिनट, एड़ियों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। प्रयास करें कि थोड़ा सा नीचे बैठने का प्रयास करें ज़मीन पे, जिससे उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। और इस तरह से छोटे छोटे आसन कर सकती हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकती हैं जी। तो इससे वो स्वस्थ रहेंगे। मैम, एक मिथ ये भी रहता है कि घास में नंगे पाँव चलते हैं तो उससे आँखों को आराम मिलता है या घुटने को आराम मिलता है, क्या ये सही है? कुछ फैक्चुअल बिल्कुल है? सही है, क्योंकि जब हम वहाँ चलते हैं ना तो हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, और एक्टिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कभी आप चल के देखिएगा, जब आप चलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो बॉडी में जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, आखिरी सवाल, हर किसी को अपने जीवन में एक इच्छा रहती है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ। हाँ। तो ऐसे कोई 5 प्रमुख बदलाव अपने जीवन में कर ले, या कोई ऐसा जीवन मंत्र आप देना चाहती हैं कि जिससे वो एक लंबी आयु तक स्वस्थ रह सकता है? जी। देखिए, 100 साल या 500 साल जीना तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है, भगवान ने आपको कितने दिन के लिए भेजा है ना, तो वो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, स्वस्थ रहना ये बड़ी अच्छी बात है कि जब तक हम जिए तो स्वस्थ रहें। तो इसलिए जब आप एक्टिव रहोगे ना, हर उम्र में आप एक्टिव रहिए, आपका खाना टाइम से खाइए, सोना टाइम से करिए, अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखिए, एक्टिव रखिए, लेथार्जिक नहीं हो, सुस्त मत रहिए, और सबसे बड़ा कि आप बच्चा बन के रहिए। यदि आप बच्चे बन के रहेंगे ना तो जब तक रहना है पृथ्वी पे तो स्वस्थ रहेंगे। जी। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, संकोच को भूल जाइए। मुझे अभी ये पकड़ के इसके साथ खेलना है तो मैं खेल लूँ, मुझे ये ना लगे कि अरे मैं तो इतनी 40 साल की हूँ और मुझे नहीं खेलना है, ये दिमाग से हट जाए। मैं आज भी बच्चा हूँ, अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें। जी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी, अगर इसे आसान भाषा में कहें तो बनावटी जीवन ना जिए, बनावटी जीवन ना आप जिए। रियल रहें। ठीक है, आखिर में जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें बस यही कहूँगी कि अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जीना है तो अपने शरीर का ध्यान रखें। ये शरीर ही है जहाँ आप अंत तक रहेंगे, तो ये अपना घर है, अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रखें। ठीक है, अंत में अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपके योग केंद्र से जुड़ना चाहे, तो वो कैसे जुड़ सकता है? जी, गूगल पे हमारा पेज है संध्या प्रभात योग केंद्र के नाम से, तो वहाँ सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी फेसबुक, इंस्टा, जो भी यूट्यूब है, यहाँ हर जगह हम मिल जाएंगे, तो कहीं से भी आपको नंबर मिल जाएगा। और ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन केंद्र में हमारा संस्था है, तो यहाँ आके आप। अंत में अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपके योग केंद्र से जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ सकता है? जी, गूगल पे हमारा पेज है संध्या प्रभात योग केंद्र के नाम से, तो वहाँ सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी फेसबुक, इंस्टा, जो भी यूट्यूब है, यहाँ हर जगह हम मिल जाएंगे, तो कहीं से भी आपको नंबर मिल जाएगा। और ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन केंद्र में हमारा संस्था है, तो यहाँ आके आप हर महीने की 1 से 4 तारीख तक फ्री में आप आ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम करते क्या हैं। तो ज़रूर आएँ एक बार कि 1 से 4 तारीख हर महीने की, कभी भी आ सकते हैं, किसी महीने भी। जी, धन्यवाद संध्या मैम। तो ये थी हमारे साथ संध्या मिश्र, योग गुरु, संध्या प्रभात योग केंद्र की प्रमुख हैं। आज वो योग से जुड़ी तमाम वो जिज्ञासाएं जो आपके और हमारे मन में थी, तो उनका आज मैम ने विनम्रतापूर्वक सुना और सारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर कुछ और प्रभावशील विचारवान व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।